एक है जितकला सा और दूसरी है हमारी बामा। अब देखिए ये जो लेसन है इसमें इन दोनों के बारे में, जो जितकला सा है और बामा है, ये लोग कई तरीके से भेदभाव से पीड़ित हुई और भेदभाव से पीड़ित होने के कारण इनकी जो अंतरात्मा है पूर्ण रूप से निचुड़ चुकी थी और इसीलिए इन लोगों ने ये दो ऑटोबायोग्राफी लिखी हैं। इसमें दो स्टोरी हैं, एक जितकला सा के द्वारा लिखी गई है और दूसरी स्टोरी है वो बामा के द्वारा लिखी गई है। तो जो पहली स्टोरी है कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, ये लिखी गई है जितकला सा के द्वारा और जो दूसरी स्टोरी है वी आर टू ह्यूमन बीइंग्स, इसे लिखा गया है बामा के द्वारा। देखिए फर्स्ट एक एक स्टोरी को हम ध्यान से देखते हैं। This before you read, this unit presents autobiographical episodes from the lips of two women from marginalized communities who look back on their childhood. देखिए ये जो यूनिट है ये बताती है ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड, अर्थात जो जितकला सा है और जो बामा है इन्होंने खुद के द्वारा ये एपिसोड लिखे हैं और इसमें दो वोमेंस के बारे में बताया गया है फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, जो लोग भेदभाव से पीड़ित थी, उनके साथ कई तरीके से भेदभाव किए जा रहे थे। रेशियल, अब देखो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ में कई तरीके से भेदभाव से पीड़ित हो सकते हैं। रेशियल अर्थात रंग के आधार पर, कल्चरल अर्थात संस्कृति के आधार पर, रिलीजन अर्थात धर्म के आधार पर, सेक्स अर्थात लिंग के आधार पर, इकोनॉमी अर्थात अर्थव्यवस्था के आधार पर। तो इसमें से कई तरीके के भेदभाव हो सकते हैं जो जितकलासा और बामा ने फेस किए। हु लुक बैक ऑन देयर चाइल्डहुड, और ये सभी भेदभाव उन्होंने अपने चाइल्डहुड में फेस किए। एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर रिलेशनशिप विद द मेन स्ट्रीम कल्चर, और फिर उन्होंने अपने रिलेशन मेन स्ट्रीम कल्चर के साथ मेंटेन किए। द फर्स्ट अकाउंट बाई एन अमेरिकन इंडियन वुमेन बॉर्न इन लेट 19th सेंचुरी, जो पहली स्टोरी है वो अमेरिकन इंडियन वुमेन। अब जो अमेरिकन इंडियन वुमेन है वो नेटिव इंडियन वुमेन होते हैं और इन लोग का जो कल्चर होता है वो यूरोपीय अमेरिकन से बिल्कुल अलग होता है। इस लेट 19th सेंचुरी, इनका जो बर्थ है वो लेट 19th सेंचुरी में हुआ था। द सेकेंड इज़ बाय अ कंटेम्प्रेरी तमिल दलित राइटर, और जो सेकंड स्टोरी है वो बामा के द्वारा लिखी गई है जो एक तमिल दलित राइटर हैं। गर्ट्रूड साइमंस वॉनेन बॉर्न इन 1876, 1876 वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड। अब देखिए इस कहानी में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो गर्ट्रूड साइमंस वॉनेन है इनका जन्म, अर्थात जो जितकला शाह हैं ये इनका सेकंड नेम है, अर्थात फर्स्ट इनका रियल नेम यही है लेकिन ये जो सेकंड नेम है ये इसमें बताया गया है कि इनका जो जन्म है वो 1876 में हुआ था। तो इस तरीके से वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड एंड एजुकेटेड एजुकेटेड नेटिव अमेरिकन वुमेन, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थी और एजुकेटेड थी। ये नेटिव अमेरिकन वुमेन है। तो यहाँ एक शब्द आया है नेटिव अमेरिकन वुमेन, तो नेटिव अमेरिकन वुमेन का ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि वो अमेरिका में पैदा हुई हैं, बल्कि इसका आशय ये है कि ये एक अमेरिकन वुमेन तो हैं लेकिन ये अमेरिका में पैदा हुई नहीं है। हु स्ट्रगल्ड एंड ट्रम्प्ड इन अ टाइम, इन्होंने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया और इनको विजय प्राप्त हुई। इन अ टाइम है शेवियर प्रीजर्स प्रिवेल टूवर्ड्स नेटिव अमेरिकन कल्चर एंड वुमेन, जिसमें कई औरतों को या कई लेडीज़ों को जो थे उनको अमेरिकन कल्चर सिखाने के लिए काफ़ी तरीके से फोर्स किया गया। एज अ राइटर सी अडॉप्टेड द पेन नेम जितकला शाह, और एक राइटर के रूप में इन्होंने एक नाम अर्जित किया जिसका नाम है जितकला शाह। एंड इन 90 began publishing articles criticizing the कार्टिशल इंडियन स्कूल, और 1900 में इनका एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें कार्ली इंडियन स्कूल के बारे में बताया गया। हर वर्क्स क्रिटिसाइज्ड ड्रामा एंड एंड ड्रामा एंड हर लाइफ एज अ नेटिव अमेरिकन वुमेन वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट द इविल्स ऑफ ऑपरेशन, और एक नेटिव अमेरिकन वुमेन होने के नाते इन्होंने कई तरीके के जो इनके साथ विरोध हुए उनकी बुराइयों का इन्होंने उल्लेख किया है अपनी इस स्टोरी में। देखिए स्टोरी में आगे क्या होता है। द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, देखिए इसकी फर्स्ट स्टोरी है
मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड की, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर अर्थात मेरे लंबे लंबे बालों को काटने की स्टोरी। ये लिखी गई है किसके द्वारा? जितकला शाह के द्वारा। देखिए इस स्टोरी में द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स वाज अ बिटर कोल्ड वन फॉर द स्नो शिट स्टिल कवर्ड द ग्राउंड। अब देखिए द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर में जितकला शाह ने बताया है कि उनके बालों की कहाँ काटने की कहानी किस तरीके से है। तो वो कह रही हैं कि मेरा पहला दिन स्कूल में है। कौन से स्कूल में? कार्ली इंडियन स्कूल। तो अर्थात इस स्कूल में, कलाई इंडियन स्कूल में। तो वो कह रही हैं कि जो मेरा पहला दिन है लैंड ऑफ एप्पल्स अर्थात मतलब बहुत ही सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। वाज अ बिटर कोल्ड वन, बहुत ही ठंड भरा दिन था। फॉर अ स्नो स्टिल कवर्ड द ग्राउंड, क्योंकि जो बर्फ़ है वो पूरे ग्राउंड को कवर कर रही थी। एंड द ट्रीज वेयर वेयर, और जो पेड़ पौधे हैं उनके पत्ते गिर गए हैं। अर्थात पतझड़ का जैसा मौसम आता है पेड़ पौधे गिर जाते हैं, उसी तरीके से पेड़ पौधे बिल्कुल बिना पत्तों के हैं। अ लार्ज बेल रैंग फॉर ब्रेकफास्ट, तो वो कहती हैं एक बहुत बड़ी घंटी ब्रेकफास्ट के लिए बजती है, बहुत तेज़ घंटी बजती है। इट्स लाउड मेडलिक वॉइस क्रैशिंग थ्रू द वेल फ्राई ओवरहेड एंड इनटू अवर सेंसिटिव ईयर्स। वो कहते हैं जो घंटी की आवाज़ होती है वो इतनी अधिक तीखी होती है कि वो वेल फ्राई से होते हुए हमारे सेंसिटिव कानों तक आती है और बहुत तेज क्रैश करती है। द एनुइंग क्लैटर ऑफ शूज ऑन वेयर फ्लोर्स गैव अ स्नो फिश। तो वो कहती हैं जैसे ही बेल बजती है तो सभी बच्चे लंच के लिए आते हैं। तो जितने भी जो अमेरिकन स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने पैरों में पता नहीं कैसे शूज पहनते हैं जिनका जो सोल होता है बहुत ही हार्ड होता है, अर्थात उनसे बहुत तेज़ आवाज़ निकलती है। The constant clash of harsh noises, with an undercurrent of many voices murmuring an unknown tongue, made a bedlam within which I was securely tied। तो वो कह रही हैं कि बहुत सारे बच्चों की एक साथ आवाज़ आती है, बहुत तीखी आवाज़ आती है, बहुत कठोर आवाज़ आती है, और सभी बच्चों के कुछ ना कुछ एक साथ बोलने की आवाज़ आ रही होती है। विच आई वॉज सिक्योरली टाइड, और मैं उससे पूर्ण रूप से सिक्योरली बंध गई थी। एंड दो माई स्प्रिट टॉर इट्स सेल्फ इन स्ट्रगलिंग फॉर इट्स लॉस्ट फ्रीडम। और वो कह रही हैं कि यहाँ पर जितना मैंने स्वतंत्रता को लेकर यहाँ पर मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, इससे मेरी आत्मा तो बिल्कुल टूट ही गई है। ऑल वाज यूजलेस, और जितना भी जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ क्या है? यूजलेस। तो जो जितकला साहब अभी नए नए स्कूल में आई हैं, उनका स्कूल का फर्स्ट डे है, और हॉस्टल में जो उनके साथ फॉर्मेलिटी हो रही हैं, ये फॉर्मेलिटी देखकर उनका जो मन है वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया है। अ फेल फेस वुमेन विथ वाइट हेयर केम अप विथ अस। तो वो कह रही हैं एक पेल फेस वुमेन अर्थात एक औरत आती है विथ वाइट हेयर, बूढ़ी औरत आती है जिसके बाल सफ़ेद हैं। केम अप आफ्टर अस, वो भी हमारे बाद आती है। वी वेयर प्लेस्ड इन अ लाइन ऑफ गर्ल्स हु वेयर मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम। तो हम सभी लड़कियों की लाइन में खड़े थे डाइनिंग रूम में। डाइनिंग रूम अर्थात जहाँ पर हमको खाना खाना था, वहाँ पर हम लोग एक लाइन बनाए हुए खड़े थे। दीज वेयर इंडियन गर्ल्स इन स्टिफ शूज एंड क्लोजली क्लीनली ड्रेस। ये सभी इंडियन लड़कियाँ थीं, और इंडियन लड़कियाँ मतलब से आशा है अमेरिकन नेटिव गर्ल्स, अर्थात क्योंकि इस स्कूल में ये कल्चर था, क्योंकि उस टाइम पे ये भेदभाव किया जाता था कि जितने भी अमेरिकन नेटिव गर्ल्स हैं उनको काय में चेंज किया जाना है यूरोपीय अमेरिकन में। तो इसी तरीके से यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ हैं वे सभी इंडियन गर्ल्स हैं। इन स्टिफ शूज, वे अपने पैरों में ऐसे जूते पहने हुए हैं। क्लोजली क्लीनिंग ड्रेसेस, और उनकी जो ड्रेस है वो पूर्ण रूप से सफ़ेद है। इन स्टिफ शूज़ एंड क्लोजली क्लींजिंग ड्रेस, हम सभी स्टिफ शूज़ पहने हैं अर्थात ऐसे शूज़ पहने हैं जो बहुत ही ज़्यादा कठोर हैं, और हम लोग सभी ड्रेस झकपकाती हुई पहने हैं। द स्मॉल गर्ल्स वेयर स्लीव्ड एप्रॉन्स एंड सिंगल्ड हेयर, जो छोटी छोटी लड़कियां हैं वे सभी एप्रॉन्स पहने हुए हैं, और उनके सभी के छोटे छोटे हेयर हैं, सिंगल हेयर हैं। एज आई वॉकड noiselessly in my soft moccasins, I felt like sinking to the floor, for my blanket had been stripped from my shoulders। तो वो कह रही हैं कि एज आई वॉकड, जब मैं नॉइजली लेसली चल रही थी, क्योंकि अभी जो मेरे शूज़ हैं वो इंडियन गर्ल्स की तरह नहीं है, यहाँ की लड़कियों की तरह नहीं है, बल्कि अभी वो मेरे सॉफ्ट सोल वाले शूज हैं। आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फुल फ्लोर, माई बैकेट हैड बीन स्ट्रिप्ड फ्रॉम माई शोल्डर। वो कह रही हैं कि जब मैंने अपना ब्लैंकेट अपने शोल्डर से हटाया तो मुझे लग रहा था कि मैं तो इस शर्म के कारण इसी फर्श में ही समा जाऊंगी, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी। आई लुक्ड हार्ड एट द इंडियन गर्ल्स हु सीम्ड नॉट टू केयर दैट दे वेयर इवन मोर एडमोस्टली ड्रेस्ड देन।
और वो कह रही हैं कि मुझे उन इंडियन लड़कियों को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरानी हो रही थी, क्योंकि जब मैंने देखा तो वो लोग तो बहुत ही कम कपड़े पहने हुए थी और उन्हें उस चीज़ की कोई भी परवाह नहीं हो रही थी, दैट दे वेयर इवन मोर इमोडेस्टी ड्रेस्ड देन, क्योंकि उन्हें मुझसे भी बुरे तरीके से कपड़े पहनाए गए थे इन देयर टाइटी फिटिंग क्लॉथ्स, और वो बहुत ही ज़्यादा फिटिंग के कपड़े पहने हुए थी। वाइल वी मार्च्ड इन, द बॉयज़ एंटर्ड एट एन अपोजिट डोर। जैसे ही हम वहाँ जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो लड़के हैं वो वहाँ दूसरे रास्ते से आते हैं, दूसरे गेट से आते हैं। आई वॉच्ड फॉर द थ्री यंग ब्रेव्स हु केम इन आवर पार्टी। तो मैंने उन तीनों लड़कों को जे देखा जो हमारी ही पार्टी से आए हुए थे। अर्थात जिस तरीके से हम आज यहाँ नए-नए आए हैं, उसी तरीके से ये लड़के भी आज यहाँ नए आए थे। आई स्पाइड देम इन रियर रैंक्स। मैं उनको चुपके से देख रही थी। लुकिंग एंड एज अनकम्फर्टेबल एज आई फेल्ट। वो भी उसी तरीके से अनकम्फर्टेबल लग रहे थे जैसे ही आज मैं हूँ। अर्थात उन्हें भी सब कुछ बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था। A small bell was tapped. अब एक छोटी सी घंटी बजती है। एंड ईच ऑफ द pupils ड्रू अ चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल। और सभी बच्चे अपनी चेयर को टेबल के अंदर से खींचते हैं। सपोजिंग दिस एक्ट मीन्ड दे वेयर टू बी सीटेड। ऐसा लग रहा था कि अब भी अपनी सीट पर बैठ जाएंगे। आई पुल्ड आउट माइन एंड एट वंस स्लिप्ड इन टू इट फ्रॉम वन साइड, बट वैन आई टर्न माई हेड। तो वो कहती है मैंने भी अपनी सीट खींची और मैं इस पर बैठ गई। बट वैन आई टर्न माई हेड, लेकिन जब मैंने अपना सिर ऊपर उठाया, आई सा दैट आई वॉज द ओनली वन सीटेड। तो मैंने देखा कि मैं ही हूँ केवल जो सीट पर बैठी हुई हूँ। एंड ऑल द रेस्ट एट अवर टेबल रिमेंड स्टैंडिंग। और सभी लोग अपनी टेबल के पास ही सीधे खड़े हुए हैं। जस्ट एज आई बिगेन टू राइज, लुकिंग साइली अराउंड टू सी हाउ चेयर्स वेयर टू बी यूज्ड, अ सेकेंड वॉल वाच वेल वाज साउंडेड। तो वो कहती हैं जैसे ही मैंने उठना शुरू किया, मैंने सोचा मैं उठ जाऊं, तो मैंने देखा अचानक से एक घंटी बजती है और सभी लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। ऑल वे आर सीटेड एट लास्ट। सभी लोग लास्ट तक अपनी अपनी सीटों पर बैठे हुए थे। एंड आई हैड टू क्रॉल बैक इन टू माई चेयर अगेन। और फिर से मुझे फिर से एक घंटी क्रॉल बैक इन टू माई चेयर अगेन। मैं फिर से अपनी सीट पर बैठ जाती हूँ। आई हियर्ड अ मैन्स वॉइस एट वन एंड ऑफ द हॉल। फिर मैं सुनती हूँ कि एक आदमी की आवाज़ हॉल के किसी एक सिरे से आ रही होती है। एंड आई लुकड अराउंड टू सी हिम, और मैं उसे देखने की कोशिश करती हूँ। बट ऑल द अदर्स हंग देयर हेड्स ओवर देयर प्लेट्स। तो सभी लोग हंग देयर हेड्स, सभी लोग अपना सिर अपनी प्लेट्स के ऊपर रख लेते हैं। एज आई ग्लांस्ड एट द लॉन्ग चेन ऑफ टेबल्स। और फिर मैं देखती हूँ कि सभी लोग अपनी अपनी टेबल पर अर्थात लंबी लाइन लगाए हुए बैठे हैं चेयर पर। आई कॉट द आइज ऑफ ए प्लेल फेस वुमेन अपॉन मी। फिर मेरी नज़र एक उस औरत पर पड़ती है जो बहुत ही बूढ़ी औरत थी अपॉन मी, और वो मुझे देख रही थी। इमीडिएटली आई ड्रॉप्ड माई आइज। ठीक से मैंने अपनी आंखें ड्रॉप कर ली। वंडरिंग वाई आई वॉज सो नीली वॉच्ड बाई द स्ट्रेंज वुमेन। और वो कह रही है कि मुझे बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि वो औरत मुझे बहुत ही ज़्यादा डीपली तरीके से देख रही थी, ध्यान से देख रही थी। द मैन कीज्ड हिज मटरिंग्स एंड देन अ थर्ड बेल वाज टैप्ड। और वो कहती है जो मैन है उसने अपनी मटरिंग्स की, और फिर अचानक से एक तीसरी बेल बजती है। एवरी वन पिक्ड अप हिज नाइफ। तो सभी लोग अपनी अपनी चाकू उठाते हैं एंड फॉर्क लेते हैं एंड बिगेन ईटिंग, और खाना शुरू कर देते हैं। आई बिगेन क्राइंग इंस्टीड। मैं उन्हें उस समय रोना शुरू कर दिया। फॉर बाई दिस टाइम आई वॉज अफ्रेड टू वेंचर एनी थिंग मोर। क्योंकि वहाँ पर ये जो खाने का सिस्टम था, क्योंकि वहाँ पर ये जितना भी तरीका किया गया था, इन सब चीज़ों से मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। बट दिस ईटिंग बाई फार्मूला वाज नॉट द हार्डेस्ट ट्रायल इन द फर्स्ट डे। और वो कह रही हैं इस तरीके से ये जो खाना है ये मेरे लिए बहुत कठिन नहीं था, लेकिन ये जो खाने का तरीका है ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्डेस्ट थिंग थी। लेट इन द मॉर्निंग माई फ्रेंड जुड़ेबिन गेव मी अ टेरिबल वार्निंग। क्योंकि इसके पहले ही सुबह से मेरी जो फ्रेंड है एक जुड़ेबिन, उसने मुझे इसके बारे में पहले ही जानकारी दे दी थी। जुड़ेबिन न्यू अ फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश। जुड़ेबिन है वो कुछ इंग्लिश के शब्द जानती है। एंड शी हैड ओवर हियर द पेल फेस वुमेन टॉक अबाउट कटिंग अवर लॉन्ग हेयर। और वो कह रही है कि जो पेल फेस बूढ़ी औरत है वो हमारे बालों के बारे में चर्चा कर रही थी। कटिंग अवर लॉन्ग हैवी हेयर, की जो हमारे लंबे लंबे बाल हैं, हैवी बाल हैं, इनको काटा जाना है। अवर मदर्स हैड टॉट अस
that only unskilled warriors who were captured had their hair strangled by the enemy। तो क्योंकि जो हमारी माँ है, हमारी मान्यता है, हमारी माँ ने हमेशा सिखाया है कि जो लोग युद्ध में हार जाते हैं, उनके बालों को काटा जाता है बाय द एनिमी। किसके द्वारा? शत्रुओं के द्वारा। जो लोग युद्ध में कैदी हो जाते हैं तो उनके बालों को शत्रुओं के द्वारा काटा जाता है। अमंग अवर पीपल शॉर्ट हेयर वाज बोर्न बाय मॉर्नर्स। और वो कहती हैं हमारे लोगों के बीच में ऐसी मान्यता है कि जब कोई मर जाता है तब बाल कटवाए जाते हैं। एंड सिंगल्ड हेयर्ड बाई कोवार्ड्स। और जो लोग डरपोक होते हैं वो लोग अपने बाल सिंगल रखते हैं अर्थात शॉर्ट रखते हैं। वी डिस्कस्ड आवर फेट समवन मोमेंट्स। कुछ समय तक हमने अपने फेट के बारे में चिंतन किया। एंड वहन जुडेबिन सैड। और फिर मेरी फ्रेंड जुडेबिन ने मुझसे कहा वी हैव टू सबमिट। हमें मना कर देना चाहिए बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग। क्योंकि वे लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। आई रिबेल्ड अर्थात हम मना कर देना चाहिए। कहने का आशा ये है कि वे लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है और हम मना नहीं कर पाएंगे। नो आई विल नॉट सबमिट। तो वो जो है जितकला वो कहती है नहीं मैं बिल्कुल बात नहीं मानूंगी, मैं मना कर दूंगी। आई विल स्ट्रगल फर्स्ट। पहले तो मैं इसके लिए स्ट्रगल करूंगी। आई आंसर्ड। मैंने आंसर दिया। आई वास्ट माई चांस। फिर मैंने अपना मौके का इंतज़ार किया। एंड वो वैन नो वन नोटिस्ड। और जब मुझे कोई भी नहीं देख रहा था आई डिसअपियर्ड। तो मैं अचानक से डिसअपियर हो गई। I crept up the stairs as quietly as I could in my squeaking shoes। मैं जल्दी से सीढ़ियों पर गई बहुत ही शांत तरीके से स्क्वैकिंग शूज़। और मेरे पास जो जूते हैं वो आवाज़ करने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैंने इस तरीके से मैं चली कि मैं कोई भी मेरे जूतों की आवाज़ ना सुन पाए। माई मोकेसन्स हैड बीन एक्सचेंज्ड फॉर शूज। क्योंकि जो मेरे बिना आवाज़ वाले शूज़ हैं वो एक्सचेंज करके आवाज़ वाले शूज़ में बदल दिए गए हैं। अलोंग द हॉल आई पास्ड विदाउट नोइंग वाइदर आई वॉज गोइंग। हॉल के बाहर से मैं गुजरी और किसी को भी जानकारी नहीं थी कि मैं नहीं हूँ। टर्निंग असाइड टू एन ओपन डोर। मैंने एक दरवाजे का गेट खुला पाया। आई फाउंड अ लार्ज रूम विथ 3 वाइट बेड्स इन इट। मैंने एक बहुत बड़ा रूम पाया और मैंने उसके अंदर 3 बेड पाए। द विंडोज़ वेयर कवर्ड विथ डार्क द विंडोज़ वेयर कवर्ड विथ डार्क ग्रीन कर्टेंस। और जो विंडोज़ हैं उन पर डार्क ग्रीन कलर के कर्टेंस डाले गए थे। तो चूंकि हमने जैसे पहले भी पढ़ा है कि ये जो स्कूल है यहाँ का पूरा कल्चर ये है कि जितने भी नेटिव अमेरिकन स्टूडेंट्स हैं उनको यूरोपीय स्टूडेंट्स में बदल रहे हैं और जो भी उनका कल्चर है वही कल्चर इनको सिखा रहे हैं। तो चूँकि ये लोग इनकी ड्रेस भी वाइट है, जितना भी फ्लोर है ये वाइट है, दीवारों का कलर भी वाइट है और केवल जो कर्टेंस का कलर है वो बस ग्रीन रखा गया है। विच मेड द रूम वेरी डिम। और जिससे पूरा रूम बहुत ही ज़्यादा अंधकार वाला लग रहा है। थैंकफुल दैट नो वन वाज देयर। बहुत ही शुक्रिया है कि इस रूम में कोई भी नहीं था। आई डायरेक्टेड माई स्टेप्स टूवर्ड द कॉर्नर फारदेस्ट फ्रॉम द डोर। और मैं सीधे कॉर्नर के पास पहुंची। ऑन माई हैंड्स एंड नीज आई क्रोबल्ड अंडर द बेड। और अपने हाथों के सहारे और घुटनों के सहारे मैं बिस्तर के नीचे पहुंच गई। एंड हडल्ड माई सेल्फ इन द डार्क कॉर्नर। और मैंने अपने आप को एक अंधकार भरे कॉर्नर में छिपा लिया ताकि चूँकि जो जितकला सा हैं इनको डर है कि इनके कोई हेयर ना काट ले, इसीलिए ये अपने आप को बचाने का पूरा प्रयास करती हैं। फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस आई पियर्ड आउट। और इस छिपने वाली जगह से मैं बाहर झांक रही थी। आई पियर्ड आउट। मैं काँपने लगी। शडरिंग विथ फियर वैन एवर। और मैं डर के कारण बहुत ही ज़्यादा काँप रही थी। आई हियर्ड फूट स्टेप्स नियर बाई। फिर अचानक से मुझे पद चिन्हों की आवाज़ आई, पैर के कदमों की आवाज़ आई। तो इन द हॉल लाउड वॉइसेस वे आर कॉलिंग माई नेम। और पूरे हॉल में ही मेरे नाम को बहुत ही लाउड आवाज़ में बुलाया जा रहा था। एंड आई न्यू दैट इवन जुड़ेविन वाज सर्चिंग फॉर मी। और मैं जानती थी ये हो सकता है कि ये जुड़ेविन ही है जो मुझे सर्च कर रही है। आई डिड नॉट ओपन माई माउथ टू आंसर। लेकिन मैंने अपना मुंह नहीं खोला। देन द स्टेप्स वी आर क्विकेंड एंड द वॉइसेस बिकम एक्साइटेड। फिर मैंने देखा कि जो स्टेप्स हैं ये बहुत ज़्यादा क्विक जल्दी जल्दी आ रहे हैं और जो आवाज़ है वो भी और ज़्यादा ज़्यादा मेरा नाम बुला रही है। द साउंड्स कैम नियरर एंड नियरर। और जो अब आवाज़ है अर्थात जो मेरा नाम बार बार रिकॉल किया जा रहा है वो आवाज़ और ज़्यादा मेरे से क्लोजेस्ट होती जा रही है। होते जा रही है।
वुमेन एंड गर्ल्स एंटर्ड द रूम। अब वो औरत और ये लड़कियां कमरे में एंटर होती हैं। आई हेल्ड माई ब्रीथ, मैंने अपनी सांस को रोकने की कोशिश की। एंड वॉच्ड देम ओपन क्लोज एट डोर एंड पीप बिहाइंड लार्ज ट्रंक्स। और फिर मैं बाहर झांक झांक कर मैंने चुपके से देखा। समवन थ्रू अप द कर्टेन्स, किसी ने पर्दे को खोल दिया। एंड द रूम वाज फिल्ड विद सडन लाइट, और फिर जो रूम है उसमें प्रकाश से भर गया। वाट कॉस्ट दैम टू स्टूप एंड लुक अंडर द बेड, और फिर किसी ने बेड के अंदर देखा। आई डू नॉट नो, मुझे पता नहीं था। आई रिमेंबर बीइंग ड्रैग्ड आउट, मुझे याद है कि मुझे वहाँ से खींचा जा रहा था। दो आई रेसिस्टेड वाई किकिंग एंड स्क्रैटिंग वाइडली, मुझे याद है कि मैं बाहर निकलने से मना कर रही थी और मैं काफ़ी ज़ोर से चीख रही थी। इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ आई वॉज क्राइड डाउन स्टेयर्स एंड टाइड फास्ट इन चेयर, फिर मुझे नीचे सीढ़ियों के सहारे ले जाया गया और मुझे चेयर में बांध दिया गया। आई क्राइड अलाउड, मैं बहुत काफ़ी तेज़ी से रोई। शेकिंग माई हेड ऑल द वाइल, मैं अपना सिर हिला रही थी। वाइल अंटिल आई फेल्ट द कोल्ड ब्लेड्स ऑफ द सीजर्स अगेंस्ट माई नेक, फिर मैंने देखा कि मेरे सीजर्स अगेंस्ट माई नेक, मेरे गर्दन के चारों ओर सीजर लाई गई। एंड द हर्ड देम ग्नाव ऑफ वन माई थिक ब्रेड्स, फिर गलत तरीके से मुझे बांध दिया गया। देन आई लॉस्ट माई स्प्रेड, और वो कहती हैं एंड हियर देम ग्नाव ऑफ वन थिक ब्रेड्स, एक ब्रेड्स की सहायता से, एक कैंची की सहायता से जो मेरे बाल हैं उनको काट दिया गया। मेरे जितने भी मोटे मोटे हैवी हैवी बाल हैं सभी को निकाल लिया गया। देन आई लॉस्ट माई स्प्रेड, और वो कहती हैं उसी समय मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरी आत्मा खो गई है। सिंस द डे आई वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर आई हैड सफर्ड एक्सट्रीम इंडिग्निटीज़, तो वो कहती हैं आज ये दिन है, जो आज ये दिन मुझे देखना पड़ रहा है। आज के दिन मेरे साथ बहुत ही गलत किया गया। पीपल हैड स्टेयर्ड एट मी, सभी लोग मेरी ओर घूर रहे थे। आई हैड बीन टॉस्ड अबाउट इन द एयर लाइक अ वुडन पपेट, और मुझे हवा में एक पपेट की तरह उछाल दिया गया। एंड नाउ माई लॉन्ग हेयर वाज सिंगल्ड लाइक अ कोवर्ड्स, और मेरे जो लंबे लंबे बाल थे आज वो डरपोकों की तरह सिंगल कर दिए गए। इन माई एंग्विश आई मोन्ड फॉर माई मदर, और मैं आज बहुत अकेली हूँ, मेरी माँ भी मेरे पास नहीं है। बट नो वन कम टू कम्फर्ट मी, लेकिन वो कहती हैं आज मेरे पास कोई भी नहीं आया। नॉट अ सोल रीजनड क्वाइटली विद मी, और मेरी आत्मा को किसी ने भी तसल्ली नहीं दी। एज माई ओन मदर, मेरी माँ की तरह, जैसी मेरी माँ मुझे तसल्ली देती हैं आज ऐसी तसल्ली देने वाला मेरे पास कोई भी नहीं है। यूज़ टू डू फॉर नाउ आई वॉज ओनली वन ऑफ मैनी लिटिल एनिमल्स ड्राइवन बाई हर्डर, और वो कह रही हैं आज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं एक कोई लिटिल एनिमल हूँ, और जिसे जैसे उसको चराया जाता है आज मुझे भी ठीक उसी तरीके से चराया जा रहा है। तो कहानी को हम ठीक तरीके से अगर समझें तो हम कह सकते हैं कि ये जो कहानी है ये जितकलासा के साथ जो भेदभाव किया गया वहाँ के जो स्कूल में, अर्थात कलाई स्कूल में जो उनके साथ भेदभाव किया गया उसका उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में पूरा परिचय दिया है। और उन्होंने बताया है कि किस तरीके से उनके साथ भेदभाव किया गया। उन्होंने काफ़ी लड़ाई करने की भी कोशिश की अपने साथ हो रहे इन स्ट्रगलों से, लेकिन वो उससे नहीं बच पाई क्योंकि वो उस समय केवल एक स्कूल की ही स्टूडेंट थी। लेकिन जब वो बड़ी हो गई तो अपनी पूरी आप बीती को उन्होंने ऑटोबायोग्राफी के रूप में प्रस्तुत किया है, और उनका वो प्ले बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ है। हेलो स्टूडेंट्स, सिर्फ सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th की बिस्तास बुक का लेसन 6 मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जिसका सेकंड पार्ट है बी आर टू ह्यूमन बीइंग्स। इसके फर्स्ट पार्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये इसका सेकंड पार्ट है जिसे बामा के द्वारा लिखा गया है। देखिए जैसे कि हमने लेसन के शुरुआत में ही पढ़ा था इसके ब्रीफ इंट्रोडक्शन में कि जो बामा है एक पेन नेम है ऑफ तमिल दलित वुमेन है। ये दलित वुमेन है, इसने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष किए और उन संघर्षों के बाद ये एक बहुत अच्छी राइटर बनी, और उन्होंने अपनी इसी स्टोरी को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है। When I was studying in the third class, I had not yet heard people speak openly of untouchability। तो वो बता रही हैं कि जब मैं थर्ड क्लास में पढ़ रही थी तो मैंने अभी तक अनटचेबिलिटी अर्थात छुआछूत के बारे में ठीक तरीके से नहीं सुना था। बट आई हैड ऑलरेडी शीन, लेकिन मैंने इस चीज़ को देखा था, फेल्ट महसूस किया था, एक्सपीरियंस्ड अनुभव किया था, एंड बीन ह्यूमिलिएटेड बाई वॉट इट इज़, और मैंने उस चीज़ से मैं पीड़ित भी हुई थी कि आखिर ये चीज़ क्या है। लेकिन मैंने
स्पष्ट रूप से इसके बारे में किसी को बात करते हुए नहीं सुना था। आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल वन डे। एक दिन मैं स्कूल से घर आ रही थी। एन ओल्ड बैग हैंगिंग फ्रॉम माई शोल्डर। एक बड़ा बैग मेरे कंधों पर टंगा हुआ था। इट वॉज एक्चुअल पॉसिबल टू वॉक द डिस्टेंस इन 10 मिनट्स। घर से मेरे स्कूल की डिस्टेंस है, वो रियल डिस्टेंस 10 मिनट्स की है। बट यूजअली इट वुड टेक मी 30 मिनट्स एट द वेरी लेस्ट टू रीच होम। लेकिन मुझे घर पहुंचने में लगभग आधे घंटा लग जाता था। इट वुड टेक मी फ्रॉम हाफ एन आवर टू डीडल अलोंग। और कभी कभी मुझे आधे घंटा लग जाता था और कभी कभी मुझे 1 घंटा भी लग जाता था। वॉचिंग ऑल द फन एंड गेम्स दैट वे आर गोइंग ऑन। क्योंकि रास्ते में जितने भी फन हो रहे होते थे, गेम हो रहे होते थे, मुझे सभी चीज़ें देखना थी। All the entertaining nobilities and oddities is the street, the shops and the बाजार। क्योंकि रास्ते में जितना भी एंटरटेन हो रहा था, ऑडिट स्ट्रीट्स हो रहा था, और जितनी भी दुकानें थीं और जो भी बाजार था, मैं उन सब चीज़ों को देखते देखते आती थी। द परफॉर्मिंग मंकी, द स्नैक विच द स्नैक चार्मर kept in its box and displayed from time to time। तो वो कह रही है कि कभी कभी मैं बंदरों की परफॉर्मिंग देखा करती थी और कभी-कभी मैं देखती थी कि किस तरीके से जो सपेरे हैं वो अपने शाप को बॉक्स से निकाल कर डिस्प्ले करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये सभी चीज़ें कभी-कभी ही होती थी। द साइकिलिस्ट हु हैड नॉट गॉट ऑफ हिज बाइक फॉर 3 डेज। मैं एक साइकिल चलाने वाले को देखती थी जो 3 दिनों से बिना रुके चल रहा है। एंड हु केप्ट पैडलिंग एज हार्ड एज ही कुड फ्रॉम बेक ऑफ। और 3 दिन से उसके पैदल नहीं रुके हैं। द रुपी नोट्स दैट वेयर पिन्ड ऑन हिज शर्ट। और जितने भी रुपए लोग उसको देते उसकी शर्ट में पिन कर देते इश पर हिम, और ताकि उसका उत्साह बढ़े। द स्पाइनिंग व्हील्स। और जो मतलब चरखा वाली मशीन थी मैं उनको देखती थी। द मरियाता टेम्पल। मैं मरियाता टेम्पल को देखते हुए आती थी। द हज वेल्स। और उस मंदिर में जो बड़ा घंटा लगा हुआ था मैं उसको देखते हुए आती थी। द पोंगल ऑफरिंग्स बीइंग कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। और जो पोंगल लोग हैं जो टेम्पल के बाहर जो अपना खाना कुक करते हैं मैं उसके देखती थी। द ड्राइड फिश स्टॉल बाय द स्टैचू ऑफ गांधी जी। गांधी जी के घर के बगल में, गांधी जी के स्टैचू के बगल में जो स्टैचू लगा है मैं उसको देखा करती थी। एंड ऑल द अदर शॉप्स नेक्स्ट टू ईच अदर। और जो इसके अलावा अगल बगल में जो अन्य दुकानें थीं मैं सभी को देखते हुए आती थी। द स्ट्रीट लाइट ऑलवेज डेमॉन्स्ट्रेटिंग हाउ इट कुड चेंज फ्रॉम ब्लू टू वॉयलेट। और जो रोड पर लाइट लगी रहती है और वो किस तरीके से ब्लू से वॉयलेट हो जाती है, मुझे ये देखने में भी बहुत मज़ा आता था। द नरिकुव नर द नरिकुरवन हंटर जिस्पी विथ हिज वाइल्ड लेम्यूर इन हिज केस। और जो नरिकुरवन हंटर पीस थे, अर्थात जो तमिलनाडु के लोग थे वो लोग अपने साथ में एक लंगूर लिए रहते थे अपने पिंजड़े में। शेलिंग नीडल्स, वो सुई बेचते थे। क्ले बीड्स एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर क्लीनिंग आउट ईयर। और वो अन्य इस प्रकार के कई इंस्ट्रूमेंट्स थे जो कानों को साफ करने वाले होते थे। ओह आई कुड गो ऑन एंड ऑन। ओह मैं आपको बता नहीं सकती वो कितनी सारी चीज़ें होती थी। ईच थिंग वुड पुल मी टू स्टैंड स्टिल। तो सभी चीज़ें मुझे विवश करती थी कि मैं उसी जगह पे खड़ी रहूं। एंड नॉट अलाउ मी टू गो एनी फर्दर। और वो चीज़ें मुझे बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती थी कि मैं आगे बढ़ूं। तो इस तरीके से जो बामा हैं ये बता रही हैं कि रास्ते में कितनी सारी चीज़ें हैं जो उनको बांध के रख लेती थी और उनको आगे जाने से रोकती थी। एट टाइम्स पीपल फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़ वुड अराइव। और होता था, ऐसा भी होता था कि कभी कभी बहुत सारे राजनीतिक दलों के लोग बाग रोड पर आते थे। पुट अप अ स्टेज पर खड़े होते थे। एंड हरंज एज थ्रू देयर माइक्स। और अपनी माइक से जितना हो सके उतना जोशीला भाषण देते थे। देन देयर माइट बी अ स्ट्रीट प्ले। हो सकता है कभी कभी कोई रोड शो हो रहा हो और अ पपेट शो, कोई पपेट शो चल रहा हो। और अ नो मैजिक नो मिरेकल। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कोई भी नो मैजिक नो मिरेकल, इस तरीके से कई शो लगाए जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें प्रतिदिन तो नहीं होती हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि कभी ना कभी कोई ना कोई चीज़ मिल ही जाती है। स्टंट परफॉर्मेंस ऑल दीज वुड हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम। सभी घटनाएं कभी कभी टाइम टाइम पर होती हैं। बट ऑलमोस्ट सर्टेनली देयर वुड बी सम एंटरटेनमेंट और अदर गोइंग ऑन।
और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वहाँ कुछ मनोरंजन वाली चीज़ें भी होती हैं। तो जो बामा है वो बता रही हैं कि ये चीज़ें मुझे बांध के रख लेती हैं और मुझे घर जाने से रोकती हैं। इवन अदरवाइज देयर वेयर द कॉफ़ी क्लब्स इन द बाज़ार। यहाँ कभी कभी तो मैं बाज़ार में कॉफ़ी क्लब्स देखा करती थी। द वे ईच वेटर कूल्ड द कॉफ़ी। मैं देखती थी किस तरीके से जो वेटर हैं वो कॉफ़ी को ठंडा कर रहे हैं। लिफ्टिंग अ टम्बर हाई अप एंड पोरिंग इट्स कंटेंट्स इनटू अ टम्बर हेल्ड इन अदर हैंड। किस तरीके से वो एक हाथ में कॉफ़ी को लेकर दूसरे हाथ में जो बर्तन होता है उसे किस तरीके से उछालते हैं। और द वे सम पीपल सैट इन फ्रंट ऑफ शॉप्स चॉपिंग अप ओनियन। और कभी कभी मैं देखती थी कि जो दुकान के बाहर लोग बैठे हैं वो किस तरीके से ऑनियन को चॉप कर रहे हैं अर्थात प्याज को काट रहे हैं। देयर आइज टर्न्ड एल्सवेयर। उनकी जो आंखें हैं वो आंसुओं से भर जाती हैं। सो दैट दे वुड नॉट स्मार्ट। इसलिए वे लोग देखने में स्मार्ट नहीं लग पाते। और द एलमंड ट्री ग्रोइंग देयर एंड इट्स फ्रूट विच वॉज ओकेजनली ब्लोन डाउन बाई द विंड। और कभी कभी मैं उन बादाम के पेड़ों को भी देखा करती थी। जो बादाम के पेड़ हैं वो अपने फल गिराते हैं, जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो उनमें से बादाम नीचे गिरते हैं। All these sides taken together would tether my legs and stop me from going home। और ये सभी चीज़ें हैं जो मुझे बांध के रख लेती हैं और मुझे घर जाने से रोकती हैं। तो बामा बता रही होती हैं कि रास्ते में किस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके मन को भा जाती हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वो खड़े होकर उन्हीं चीज़ों को देखती रहें और आगे बिल्कुल भी ना जाएं। ऐसा प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है कि रास्ते में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बामा को बांध लेती हैं और आगे नहीं जाने देती। तो इसमें सबसे पहले यही आ जाएगा कि मंकी की परफॉर्मेंस, जो स्नैक चार्मर है वो किस तरीके से अपने शर्फ को डिस्प्ले करता है, और इसी तरीके से कॉफ़ी, चाय, इस तरीके की जितनी भी चीज़ें जो इस स्टोरी में मेंशन की गई हैं वो सभी इसका आंसर हो सकती हैं। एंड देन अकॉर्डिंग टू सीजन देयर वुड बी मैंगो, कुकुम्बर, शुगर केन। और तो इसमें लिखा है कि सीजन के अकॉर्डिंग बहुत सारे जो फल आते हैं, जैसे मैंगो हो गया, कुकुम्बर हो गया, शुगर केन हो गया, स्वीट पोटैटो, पाम शूट्स, ग्रैम, पाम सिरप एंड पाम फ्रूट, गुआवास एंड जैक फ्रूट। तो ये सभी फल जो सीजन के अकॉर्डिंग जो भी आते हैं इनको भी बामा देखते हुए आती हैं। एवरी डे आई वुड शी पीपल सेलिंग स्वीट एंड सेवरी फ्राइड स्नैक्स। प्रत्येक दिन मैं देखती हूँ कि जो लोग हैं वो मीठे मीठे और फ्राइड स्नैक्स बेच रहे हैं। पजामास, हलवा, वाइल्ड टैमरिंड सीड्स एंड आइस्ड पॉलिसीज। तो वो बता रही हैं, बामा जी बता रही हैं कि ये सभी चीज़ें उनको देखने में बहुत अच्छी लगती हैं और वो उनको घर जाने से रोकती हैं। गेजिंग एट ऑल दिस वन डे आई कैम टू माई स्ट्रीट। तो वो कह रही हैं इन्हीं सभी चीज़ों को घूरते हुए एक दिन मैं रोड पर आ रही थी। माई बैग स्लंग ओवर माई शोल्डर। और जो बैग है वो मेरे शोल्डर पर टंगा हुआ था। एट द अपोजिट कॉर्नर दो एट अ थ्रेशिंग फ्लोर हैड बीन सेटअप। मैंने देखा कि दूसरी ओर थ्रेशिंग फ्लोर अर्थात जहाँ पर गेहूँ की बालों से बाहर निकाला जाता है उसको थ्रेशिंग फ्लोर कहते हैं। एंड द लैंड लॉर्ड वॉच द प्रोसीडिंग। और जो लैंड लॉर्ड है अर्थात जो भूमि का मालिक है वो पूरी प्रोसेस को देख रहा होता है। सीटेड ऑन अ पीस ऑफ शैकिंग स्प्रेड ओवर अ स्टोन लेज। वो एक पत्थर के ऊपर जो बोरा डाला जाता है उसके ऊपर बैठा रहता है। अवर पीपल वेयर हार्ड एट वर्क। अवर पीपल मतलब बामा कह रही हैं कि जो हमारे ही जैसे जो दलित लोग हैं वो वहाँ पर कठिन मेहनत करते हैं। ड्राइविंग कैटल इन पेयर्स। वो उसको पेयर में दाएं करवाते हैं, राउंड एंड राउंड गोल गोल घूमते हैं। टू ट्रेड आउट द ग्रेन फ्रॉम द स्ट्रॉ, ताकि जो गेहूँ हैं वो बालों से बाहर निकल आए। द एनिमल्स वेयर मजल्ड शो दैट दे वुड नॉट हेल्प दैम सेल्फ टू द स्ट्रॉ। जो जानवर होते हैं उनके मुंह में कुछ ना कुछ बांध दिया जाता है ताकि वे बालों को ना खा पाएँ। आई स्टूड फॉर अ वाइल देयर। मैं वहाँ कुछ देर तक खड़ी रही। वॉचिंग द फन। और मैं उस फन को भी देखती रही। तो जो बामा हैं उनको प्रत्येक चीज़ में ही बड़ा मज़ा आता है। जस्ट देन एन एल्डर ऑफ आवर स्ट्रीट केम अलोंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाजार। वो कहती हैं जस्ट तभी तभी मैंने देखा कि गांव का एक बड़ा आदमी मतलब लंबा चौड़ा आदमी उसी स्ट्रीट से गुजर रहा था और वो भी बाजार से दूसरी डायरेक्शन में जा रहा था। मैं भी जा रही थी। द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग अलोंग
मेड मी वांट टू डबल अप। वो कह रही हैं और मुझे उसे देखने में तब मज़ा आया क्योंकि वो जिस तरीके से जा रहा था मुझे उसके जाने के तरीके में बहुत ही फ़न लगा। आई वॉन्टेड टू श्रीक विथ लाफ्टर एट द साइट ऑफ सच अ बिग मैन कैरिंग अ स्मॉल पैकेट इन दैट फैशन। और वो कह रही हैं सबसे ज़्यादा हंसी तो मुझे उस समय आई जब वो इतना बड़ा आदमी एक पैकेट को इस तरीके से एक धागे में बांध के लिए हुए था। तो वो कह रही है मुझे वो देखकर बहुत हंसी आई। आप चित्र में देख पा रहे हैं कि ये एक आदमी है, ये एक पॉलीथीन को धागे से बांधे हुआ है और ये जो बामा है वो उसको पीछे से देख रही हैं। आई गेस्ट देयर वाज समथिंग लाइक बदई और ग्रीन बनाना भज्जी। तो वो कह रही हैं कि मैंने गैस किया कि हो सकता है कि ये या तो ये बदई है या फिर ग्रीन बनाना की भज्जी है। इन द पैकेट, इस पैकेट में भज्जी है। बिकॉज द रैपिंग पेपर वाज स्टेन्ड विथ ऑयल, क्योंकि जो पेपर उसमें लपटा हुआ है वो तेल से भीगा हुआ है। ही केम अलोंग, वह आया, होल्डिंग आउट द पैकेट बाई इट्स स्ट्रिंग, उसने अपने उसको पैकेट को स्ट्रिंग में बांधा हुआ था विदाउट टचिंग इट, तो बिना टच किए हुए उसने निकाला। आई स्टूड देयर थिंकिंग टू माई सेल्फ, मैं वहाँ खड़ी खड़ी मेरे बारे में कुछ सोच रही थी। इफ़ ही होल्ड्स इट लाइक दैट विल नॉट द पैकेट कम अनडन एंड ही वडाइज फॉल आउट। तो वो कह रही क्या आदमी अगर ये इसको इस तरीके से नहीं पकड़ेगा तो क्या ये पैकेट गिर जाएगा, और जितनी भी बदाइस है बड़े हैं क्या वो गिर जाएंगे। द एल्डर वेंट स्ट्रेट अप टू द लैंड लॉर्ड। अब ये जो एल्डर आदमी है वो अपने लैंड लॉर्ड के पास जाता है। बाउड लो एंड एक्सटेंड द पैकेट टूवार्ड्स हिम। बाउड लो मतलब वो उसके सामने झुकता है और उसके सामने उस पैकेट को रख देता है। कपिंग द हैंड दैट हेल्ड द स्ट्रिंग विथ हिज अदर हैंड, और वो अपने मतलब एक सम्मान के साथ उस पैकेट को अपने लैंडलॉर्ड को देता है और स्ट्रिंग को अपने दूसरे हाथ में ले लेता है। द लैंड लॉर्ड ओपन द पार्सल एंड बिगेन टू ईट द बदाइज। और जो लैंड लॉर्ड हैं वो खाने से पहले अपने पार्सल को खोलते हैं और खाते हैं। आफ्टर आई हैड वॉच्ड ऑल दिस एट लास्ट आई वेंट होम। ये सब कुछ देखने के बाद मैं अपने घर गई। माई एल्डर ब्रदर वाज देयर, मेरे बड़े भाई मेरे घर में थे। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन ऑल इट्स कॉमिक डिटेल, मैंने उनको पूरी स्टोरी डिटेल के साथ बताई। आई फेल अबाउट विथ लाफ्टर एट द मेमोरी ऑफ अ बिग मैन और एंड एन एल्डर। तो वो कह रही हैं कि मुझे बहुत हंसी आ रही थी जब मैंने उनको एक इस बड़े आदमी की स्टोरी बताई। एंड एन एल्डर एट दैट मेकिंग सच अ गेम आउट ऑफ कैरिंग द पार्सल, और जब मैंने उनको बताया कि वो आदमी किस तरीके से उस पार्सल को लेके जा रहा था। बट अन्नन वाज नॉट एम्यूज्ड, लेकिन उसका जो भाई है अन्नन वो उसे कोई भी ज़्यादा आश्चर्यचकित नहीं हुआ। लेकिन ये जो बामा हैं इनको बहुत हंसी मजाक सूझ रहा था क्योंकि अब ये छोटी थी, इन्हें अनटचेबिलिटी के बारे में कोई भी झनक नहीं थी। इन्होंने भले ही उस चीज़ को फील किया था लेकिन अभी इस चीज़ के बारे में उनको ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी। अनन टोल्ड मी दैट मैन वाज नॉट बीइंग फ़नी, मेरे भाई ने मुझे बताया कि ये जो आदमी है वो मजाक का कारण नहीं है। वैन ही कैरीड द पैकेज लाइक दैट, जब वो पैकेट लेके जा रहा था तो तुम्हें उस पर नहीं हंसना चाहिए था। ही सेड एवरीबडी बिलीव्ड दैट दे वेयर अपर कास्ट, उसने बताया कि सभी लोग ऐसा मानते हैं कि जो लैंड लॉर्ड लोग हैं वो लोग ऊंची कास्ट के हैं। एंड देयर फॉर मस्ट नॉट टच अस, इसलिए हम उनकी कोई भी चीज़ नहीं छू सकते। इफ़ दे डिड, अगर वे छूते हैं, दे वुड बी पॉल्यूटेड, तो वो लोग पॉल्यूटेड हो जाएंगे। दैट्स वाई ही हैड टू कैरी द पैकेज बाई इट्स स्ट्रिंग, इसलिए वो जो आदमी है वो उस पैकेज को, उस पार्सल को स्ट्रिंग के थ्रू पकड़े हुए था। अब इस तरीके से जो अन्नन है अर्थात जो बामा के बड़े भाई हैं उनने बामा को पूरी स्टोरी बताई। व्हेन आई हियर्ड दिस, जब मैंने ये सुना, आई डिड नॉट वांट टू लाफ एनी मोर, अब मुझे बिल्कुल भी हंसने का मन नहीं हुआ क्योंकि इससे पहले मैं अभी बहुत हंस चुकी थी क्योंकि जब मुझे इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं थी। एंड आई फेल्ट टेरिबली सैड, और अब मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था। हाउ कुड दे बिलीव दैट इट वॉज डिसगस्टिंग इफ़ वन ऑफ अस हेल्ड दैस पैकेज इन हिज हैंड, और वो कह रही हैं कि कोई ऐसे कैसे मान सकता है, इट वॉज डिसगस्टिंग, ये बहुत डिसगस्टिंग है कि यदि कोई पैकेट पकड़ लेगा अपने हाथ में तो वो कैसे पॉल्यूट हो जाएगा। इवन दो द बदाई हैड बीन रैप्ड फर्स्ट इन ए बनाना लीफ, और वो कह रही हैं वैसे भी जो बड़े हैं सबसे पहले उनको बनाना लीफ में पैक किया गया है। एंड देन पार्शल्ड इन ए पेपर, और उसके बाद उन्हें पेपर में रैप किया गया है। आई फेल्ट शो प्रोवोक्ड एंड एंग्री, मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत गुस्सा भी आया।
दैट आई वॉन्टेड टू टच दोज रैचेस बट आई माई सेल्फ स्ट्रेट वे। और वो कह रही अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं तो उसको तुरंत ही टच कर लेती, उसी समय टच कर लेती। वाई शुड वी हैव टू फैच एंड कैरी फॉर दीज पीपल। मतलब हमें ऐसा हमारे साथ क्यों किया जाता है, हम लोग के साथ इस तरीके से छुआछूत की प्रथा क्यों चलाई जाती है। आई वंडर्ड, मुझे बहुत आश्चर्यचकित हुआ। सच एन इम्पोर्टेंट एल्डर ऑफ ours goes meekly to shop to fetch snacks and hands them over reverently, bowing and shrinking, to this fellow who just sits there and stuffs them into his mouth. The thought of it infuriated me. तो वो कह रही हैं मुझे इस चीज़ को सोचकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हो रहा है कि जो हमारी कास्ट के लोग हैं वो उस स्नैक्स को मार्केट से लाते हैं, वो अपने हाथों से इस तरीके से लाते हैं ताकि वो टच ना हो, उनके सामने झुकते हैं अर्थात उनके सामने पूर्ण रूप से नमन करते हैं और दूसरे हाथ से उनको देते हैं विदाउट श्रिंकिंग। और ऑफ दिस फेलो हु जस्ट सिट्स देयर, और जो लैंडलॉर्ड हैं वो केवल वहाँ बैठे रहते हैं और उस स्टफ को केवल अपने मुंह में खाते हैं। द थॉट ऑफ इट इन्फ्यूरिएटेड मी। तो ये जो विचार है मुझे इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रही है। हाउ वाज इट दैट दीज फेलो थॉट सो मच ऑफ देम सेल्फ। वो कह रही हैं कि जो ये फेलो हैं ये लोग इतना क्यों सोचते हैं। बिकॉज दे हैड स्क्रैप्ड अवर 4 coins टुगेदर डिड द मीन दे मस्ट लूज़ ऑल ह्यूमन फीलिंग्स। वो कह रही हैं उनको काम करने का केवल 4 coins दिया जाता है और उसके बदले में उन्हें अपनी पूरी ह्यूमन फीलिंग्स चुकानी पड़ती है अर्थात पूरी उन्हें अपनी मानवता बेचनी पड़ती है। बट वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स, लेकिन हम भी इंसान हैं। अवर पीपल शुड नेवर रन दीज पैटी अर्नड्स ऑफ दीज फेलोज। और हमारे जैसे जो लोग हैं उन्हें ऐसे लोगों के लिए काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वी शुड वर्क इन देयर फील्ड्स, हम केवल उनके खेत में काम करते हैं। टेक होम आवर वेजेस एंड लीव इट एट दैट, बस हमें केवल उनके घर फील्ड में ही काम करना है, इसके अलावा हमें उनके घर का कोई भी काम नहीं करना है। माई एल्डर ब्रदर हु वाज स्टडिंग एट अ यूनिवर्सिटी, मेरा बड़ा भाई जो अभी अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, हैड कम होम फ्रॉम द हॉलीडेज़ फॉर द हॉलीडे, और वो अभी छुट्टी बिताने के लिए घर पे आया हुआ है। ही वुड ऑफन गो टू द लाइब्रेरी इन आवर नेबर्स विलेज, वो अक्सर जो गांव के पास एक लाइब्रेरी है वो अक्सर वहाँ जाता है इन ऑर्डर टू बोरो बुक्स, ताकि उसे कुछ पुस्तकें मिल जाएं। ही वाज ऑन हिज वे होम वन डे वॉकिंग अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द इरीगेशन टैंक। तो वो कह रहा है ही वॉज ऑन हिज वे होम वन डे, एक दिन वो अपने घर के रास्ते पर था। वॉकिंग अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ इरीगेशन टैंक, वन ऑफ द लैंड लॉर्ड्स मैन केम अप बिहाइंड हिम। तो एक लैंडलॉर्ड उनके पीछे उनके साथ आ रहा था। ही थॉट माई अनन लुक्ड अनफेमिलियर एंड शो ही आस्क्ड हु आर यू अप्पा व्हाट्स योर नेम। तो वो कह रहे हैं कि एक आदमी आ रहा था, वो अनफेमिलियर मतलब मुझे पहचानता नहीं था, और उसने कहा हु आर यू अप्पा, आप कौन हैं, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। अन्नन टोल्ड हिम हिज नेम, अन्नन ने उसे अपना नाम बताया। इमीडिएटली द अदर मैन आस्क्ड थम मी ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव। तो वो कहते हैं कि तुरंत ही वहाँ पर एक दूसरा आदमी उपस्थित था, उसने मुझसे पूछा कि आप कहाँ रहते हो। द पॉइंट ऑफ दिस वाज दैट इफ़ ही न्यू ऑन विच स्ट्रीट वी लिव्ड ही वुड नो अवर कास्ट टू। वो उनके पूछने का केवल यही मतलब था कि आप किस मोहल्ले में रहते हैं, इससे वो ये चीज़ पता करना चाहते हैं कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, बस ये मतलब था और कुछ भी नहीं। अन्नन टोल्ड मी ऑल दीज थिंग्स, अब मेरे भाई ने मुझे सारी चीज़ों के बारे में समझाया। एंड ही एडेड, और उन्होंने मुझे ये भी बताया, बिकॉज वी आर बॉर्न इन टू दिस कम्युनिटी, चूँकि हम लोग इस समाज में पैदा हुए हैं, वी आर नेवर गिवन एनी ऑनर ऑफ डिग्निटी और रिस्पेक्ट, इसलिए ना तो हमें कोई ऑनर दिया जाएगा, ना कोई डिग्निटी दी जाएगी, ना ही कोई रिस्पेक्ट दिया जाएगा। वी आर स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल दैट, हम सभी लोगों से ये चीज़ें छीन ली गई हैं। बट इफ़ वी स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस, लेकिन अगर हम पढ़ते हैं और हम प्रोग्रेस करते हैं, वी कैन थ्रू अवे दीज इनडिग्निटीज़, तो हम लोग इन सभी इनडिग्निटीज़ से परे हो जाएंगे, अर्थात हमको सारे सम्मान मिलेंगे। सो स्टडी विथ केयर, लर्न ऑल यू कैन, इसलिए पढ़ाई को ध्यान से करो, जो भी तुमको सिखाया जाता है सारी चीज़ें सीखो। इफ़ यू आर ऑलवेज अहेड इन योर लेसन्स, अगर हमेशा तुम अपने लेसन में हमेशा आगे रहोगी, पीपल विल कम टू यू ऑफ देयर ओन अकॉर्ड, तो लोग तुम्हारे सामने आएंगे, तुम्हारे अकॉर्डिंग काम करेंगे। एंड अटैच दैम सेल्व्स टू यू, और तुमसे अटैच होंगे। वर्क हार्ड एंड लर्न, कठिन मेहनत करो और पढ़ाई करो।
द वर्ड्स दैट अन्नन स्पोक टू मी दैट डे मेड अ वेरी डीप इम्प्रेशन ऑन मी। ये शब्द जो मेरे भाई अन्नन ने मेरे से बोले थे, इन शब्दों ने मेरे हृदय पर बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ा। एंड आई स्टडीड हार्ड, और मैंने कठिन मेहनत की। विथ ऑल माई ब्रीथ एंड बीइंग, जितनी मेरे अंदर सांसें थी मैंने उतनी पढ़ाई की। इन अ फ्रेंजी ऑलमोस्ट, और मैं बहुत आगे बढ़ी। एज अन्नन हैड अर्स्ड आई स्टड फर्स्ट इन माई क्लास, जैसे ही अन्नन ने मुझे समझाया था इसलिए मैं अपनी क्लास में बिल्कुल फर्स्ट खड़ी रही। एंड बिकॉज ऑफ दैट मैनी पीपल बिकेम माई फ्रेंड्स, और आज वही कारण है कि बहुत सारे लोग आज मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो यहाँ कहने का आशय ये है कि जो बामा का भाई था अन्नन, उसने बामा को बहुत अच्छी रास्ता दिखाई और बामा ने उस रास्ता को फॉलो किया। और उस रास्ता को फॉलो करने के बाद जो बामा है वो अपनी ज़िंदगी में हर क्षेत्र में आगे बढ़ी और एक बहुत अच्छी राइटर बन गई, क्योंकि वो एक तमिल दलित राइटर हैं। जैसा कि हमको लेसन के स्टार्टिंग में बताया गया है, दलित, दलित से मतलब जो लोग छोटी कास्ट के होते हैं। तो भले ही ये दलित राइटर हैं, लेकिन इन्होंने अपनी एजुकेशन के द्वारा, अपनी शिक्षा दीक्षा के द्वारा इन्होंने अपना कैरियर बहुत आगे बनाया। और ये छुआछूत की प्रथा से बहुत अधिक पीड़ित हुई हैं बचपन में, तो इस चीज़ को भी दूर करने का इन्होंने काफ़ी प्रयत्न किया।